गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी बात चल रही थी पिछले लेक्चर में अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता के बारे में, उसी को अपन आगे इनिशिएट करेंगे। तो अपन ने पढ़ा था कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो एक्सपेरिमेंटल मान होता है, प्रायोगिक मान होता है। किसी भी अभिक्रिया को देखकर अपन नहीं बता सकते कि इसकी कोटि क्या होगी, इसके लिए अपने को एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही ज्ञात करना होता है। वो पिछले लेक्चर में आपको बताया था थोड़ा सा किस तरह निकाला जाता है। जैसे कि कोई अभिक्रिया है A+B से C बन रही है, ठीक है। अभिकारक A+B से उत्पाद C बन रहा है। तो इसके लिए अपने को वेग नियम यदि दे दिया जाए कि अभिक्रिया का वेग इक्वल टू इस अभिक्रिया के लिए है K × A की पावर 2 और B की पावर 3। तो इसके लिए अपने को बोल दिया जाए अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो जो A की सांद्रता है और B की सांद्रता है उसकी जो पावर है उनको योग कर देते हैं अपन। तो जो मान आता है वही अपना क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होती है। ठीक है स्टूडेंट, सीधा आपको अभिक्रिया देकर कोई नहीं पूछेगा कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही ज्ञात किया जाता है। अभिक्रिया को देखकर अपन अणुसंख्यता का पता लगा सकते हैं। जो स्टाइकियोमीट्रिय गुणांक है इनके आगे इनका योग कर देंगे तो अभिक्रिया की क्या आ जाएगी, अणुसंख्यता आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको करना है सो एक अभिक्रिया आपको दी है A+B से C बन रहा है। इसके लिए वेग नियम आपको दे दिया dx/dt × A की पावर T और B की पावर Q है। अब तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को पॉज कीजिए और अभी दिमाग लगाइए थोड़ा सा क्या बताया पीछे। 1 2 3 कर लिया होगा आपने। तो अभिक्रिया की जो कोटि आएगी N को किसके बराबर होगी, P+Q की। ठीक है स्टूडेंट, और इसी अभिक्रिया की आपको अणुसंख्यता बोल दे। अणुसंख्यता इनके आगे जो स्टाइकियोमीट्रिय गुणांक है इनका योग कर देंगे। अणुसंख्यता किसके बराबर आएगी, 1 + 1 यानी कि 2 के बराबर। मॉलिक्यूलरिटी अणुसंख्यता किसके बराबर होगी, 2 के। ठीक है, अब की बार 2020 के बोर्ड के एग्जाम में केमिस्ट्री में इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में कोई दो अंतर बताइए। ठीक है, वो दो अंतर देखते हैं। तो जो अभिक्रिया की इधर कोटि लिख लेंगे, इधर अणुसंख्यता। तो फर्स्ट अंतर तो यही है, जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो प्रायोगिक मान होता है, एक्सपेरिमेंटल मान होता है। जो अभिक्रिया की अणुसंख्यता होती है वो सैद्धांतिक मान होता है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, प्रायोगिक मान होता है, अणुसंख्यता क्या होती है, सैद्धांतिक मान होता है। नंबर सेकंड अंतर हो जाएगा, जो अभिक्रिया की कोटि है वो स्टाइकियोमीट्रिय गुणांक पर निर्भर नहीं करती। अभिक्रिया की अणुसंख्यता है वो स्टाइकियोमीट्रिय गुणांक पर निर्भर करती है, क्योंकि इसको तो स्टाइकियोमीट्रिय गुणांक से निकालते हैं, इसको नहीं निकाल सकते स्टाइकियोमीट्रिय गुणांक को देखकर। ठीक है, और नंबर थर्ड अंतर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि है वो शून्य भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन अणुसंख्यता कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो ये तीन अंतर आपको बता दिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बात करते हैं। यदि कोई अभिक्रिया एक से ज्यादा पद में संपन्न हो, 1 स्टेप से अधिक स्टेप में यदि कंप्लीट हो कोई भी अभिक्रिया, तो इस कंडीशन में जो अभिक्रिया का स्लो स्टेप होता है वही वेग निर्धारक पद होता है। वेग निर्धारक पद की अणुसंख्यता ही अभिक्रिया की कोटि होती है। ठीक, अभिक्रिया यदि एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट हो तो जो स्लो स्टेप होता है अभिक्रिया का, लिख लो, जो मंद पद होता है अभिक्रिया का उसकी अणुसंख्यता ही अभिक्रिया की कोटि होती है। एक से अधिक पद में यदि संपन्न हो अभिक्रिया तो जो मंद पद होता है वो वेग निर्धारक पद होता है। ठीक, अब एक चीज और सुननी है अपने को, तो जो 80% अभिक्रियाएं होती हैं उसमें अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता बराबर होती है।
अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता बराबर होती है। 20% केस में ऐसा होता है जब अभिक्रिया की कोटि अणुसंख्यता के बराबर नहीं होती। वो अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता बराबर ना हो वो छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। स्यूडो रिएक्शन छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। पिछली बार, इस साल नहीं, पिछले बार अर्धवार्षिक में 12th के अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछा गया था, एक छद्म कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो छद्म कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण है एस्टर का जल अपघटन। एस्टर है CH3 COOCH3। मेथिल एथेनोएट, एस्टर का नाम क्या है इसका, मेथिल एथेनोएट है। इसका यदि जल अपघटन करवाएंगे अम्लीय माध्यम में तो ये जो अभिक्रिया होगी वो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। बनेगा क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, एथेनोइक अम्ल, और साथ में क्या बनेगा, अल्कोहल CH3OH मेथेनॉल। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया किसका उदाहरण है, छद्म कोटि की अभिक्रिया का। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन देखेंगे अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो सबसे नंबर फर्स्ट अपना जो कारक है वो है सांद्रता। अब अपन देखेंगे जो अभिकारकों की सांद्रता होती है वो किस तरह से अभिक्रिया को प्रभावित करती है। तो जो अभिकारकों की सांद्रता होती है वो अभिक्रिया के वेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि समानुपाती होती है। क्योंकि अभिक्रिया के लिए यह माना जाता है कि अभिकारक अणु टक्कर करते हैं और उस टक्कर से फिर उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो यदि अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ेगी तो टक्कर करने की प्रायिकता बढ़ जाएगी, अभिकारक अणुओं की टक्कर करने की प्रायिकता बढ़ जाएगी। अधिक से अधिक अभिकारक टक्कर करके उत्पाद में परिवर्तित होंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले कि ये कोई कमरा है, उसमें अपन ने 2 बॉल डाल दी, 2 गेंद डाल दी, उनको छोड़ दिया, तो भाई 2 बॉल है तो उनके आपस में दोनों बॉलों के टक्कर करने की प्रायिकता बहुत कम होगी। और इसी कमरे में अपन 100 बॉल डाल दें, 100 गेंद एक साथ छोड़ दें, तो उनके जो टक्कर करने की प्रायिकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरह अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिकारक अणुओं की टक्कर करने की प्रायिकता बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है, यानी अभिक्रिया का वेग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, अभिकारकों की सांद्रता की, अभिकारकों की सांद्रता की। ठीक है स्टूडेंट, इसी चीज को आप थ्योरी के रूप में लिख लेना। अब अगला फैक्टर देखते हैं अपन, अगला है ताप। तो ताप बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे से अधिक अभिकारक अणु टक्कर करते हैं और उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के अनुसार ये माना गया है कि अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इससे अधिक अभिकारक अणु टक्कर कर उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, थर्ड जो फैक्टर है वो है अपना उत्प्रेरक।
जो उत्प्रेरक होता है, वैसे तो उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक वो उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। यहाँ पर अपन धनात्मक उत्प्रेरक की ही बात करेंगे। तो जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या करते हैं, अभिक्रिया के लिए एक नया पथ तैयार करते हैं। अभिक्रिया के लिए एक नया पथ तैयार करते हैं, कम ऊर्जा वाला, कम सेकंड ऊर्जा वाला। जैसे अभिक्रिया का सेकंड ऊर्जा का यदि अपन ग्राफ देखें तो कुछ इस तरह से होता है। इधर अपन अभिक्रिया ऊर्जा बोल दें, सॉरी सीधा ऊर्जा, और इधर अभिक्रिया की प्रगति की का अपन ग्राफ दें। तो मान लिया विदाउट यदि अपन उत्प्रेरक नहीं ले रहे हैं तो इस तरह से कोई भी अभिकारक है वो, ये जो मैक्सिमम ऊर्जा है वो प्राप्त कर उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। ये ऊर्जा है वो प्राप्त कर उत्पाद में परिवर्तित हो रही है। यहाँ पे मान लिया अभिकारक है, अपन ने मान लिया कि A प्लस बी से उत्पाद C में परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये अभिकारक A प्लस बी है, वो इतनी ऊर्जा प्राप्त कर उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। ये जो ऊर्जा है जो रिक्वायर्ड है अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक है, वो ऊर्जा क्या कहलाती है, सेकंड ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या कर देते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी यानी सेकंड ऊर्जा को कम कर देंगे। तो जैसे कि उत्प्रेरक दिया अपन ने, तो इसने सेकंड ऊर्जा को कम कर दिया। अब जो पहले अभिक्रिया इतनी सेकंड ऊर्जा पर संपन्न हो रही थी, अब वो अभिक्रिया इतनी एक्टिवेशन एनर्जी पर ही संपन्न हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कर दिया, अभिक्रिया के लिए एक नया पथ तैयार कर दिया, कम सेकंड ऊर्जा वाला। ठीक है, तो यदि पहले इतनी ऊर्जा पाकर अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहे, अब इतनी सी ऊर्जा पाकर अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे, इससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया की सेकंड ऊर्जा को कम कर अभिकारकों के लिए उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए एक नया पथ तैयार करते हैं। ठीक है, अर्थात उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। अब फोर्थ फैक्टर है, वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अभिक्रिया के वेग को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जितना अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। अब जैसे कि एग्जांपल ले कि जैसे कि इस गिलास में आपके लिए चाय तो नहीं दूंगा आपको, बच्चे आप, दूध है, क्या है, दूध है, चाय तो हमारे लिए काम, आपके लिए कोई काम नहीं। ठीक है, तो इसमें अपन क्या मिला रहे हैं, शुगर मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं। अब एक तो चीनी ये मिला रहे हैं अपन, ठीक है, ये इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कम है। अब इसी चीनी को यदि अपन पाउडर बना ले इस तरह से, इसी चीनी को पीस कर यदि अपन पाउडर बना ले, तब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर पहले तो इस चीनी को घोल रहे थे अपन दूध में, अब इस चीनी को घोल रहे हैं, तो कौन सा पहले घुलेगा, ये घुलेगा, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जो लास्ट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है अभिक्रिया के वेग को, वो है प्रकाश की उपस्थिति। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती हैं। वो अभिक्रियाएं यदि प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न हो तो वो मंद
वेग से संपन्न होती हैं और प्रकाश मिलने पर वो तीव्र वेग से संपन्न होती है। जैसे कि एक अभिक्रिया का उदाहरण है अपने पास H2 प्लस Cl2, वो यदि विदाउट प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो 2HCl बन रहा है तो मंद वेग से संपन्न हो, मंद वेग से संपन्न हो। और यदि इसी अभिक्रिया को प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश के फोटोन की उपस्थिति में यदि संपन्न करवाया जाए तो वो तेजी से विस्फोट के साथ संपन्न होती है, तेजी से विस्फोट के साथ। तेजी से विस्फोट के साथ संपन्न होती। तो जो प्रकाश है वो उन्हीं अभिक्रिया को अफेक्ट करता है जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रकाश भी क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो ये अपने 5 फैक्टर थे जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो अपन ने क्या देखा कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब अपन चलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पूरा तो चैप्टर अपना अभिक्रिया की कोटि के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया अपने ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले अपन शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल देना शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट, जो शून्य कोटि अभिक्रिया है उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की शून्य घात के समानुपाती हो। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के शून्य घात के समानुपाती हो, अर्थात dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो, अभिकारकों। जैसे कि अभिक्रिया का उदाहरण दे रहे अपन, ए से उत्पाद बन रहे हैं, अभिकारक ए से उत्पाद बन रहे हैं। तो यदि अभिक्रिया का वेग ए की 0 घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि ये अभिक्रिया कोटि निकालते कैसे हैं, तो जब अभिकारक अणु होते हैं उनके सांद्रता के ऊपर जो घात लगी होती उन्हीं का योग करते हैं। अपने पास यहाँ पर अभिकारक एक ही है और इसकी पावर कितनी है, 0। तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब की बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। ठीक है, प्रथम की पूछा, हो सकता है इस साल आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया परिभाषा दे दे। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के शून्य घात के समानुपाती क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन देखेंगे शून्य कोटि, हेडिंग डाल लेना आगे, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अपन क्या निकालेंगे, समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे। तो शून्य कोटि अभिक्रिया कौन सी होती है, जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की शून्य घात के समानुपाती हो। ठीक है, यानी कि dx/dt अभिक्रिया वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 0। अब यहाँ से dx/dt, अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो अपने पास एक नियतांक आएगा, वेग चित्रांक गया, वेग नियतांक k और a की पावर 0। अब किसी की पावर 0 तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, यानी कि dx/dt किसके इक्वल हो गया, k के। यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग नियतांक के बराबर होता है। अब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, k0 लिख रहा हूँ। ठीक है, वो अलग कुछ चीज नहीं, वो ये वेग नियतांक इस तरह। अब शून्य कोटि की हो गया तो इसको k0 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब समाकलित वेग समीकरण निकालनी है अपने को, तो मैं क्या करता हूँ, इससे आगे थोड़ा सा डेरिवेशन करना है अपने को। तो dx, यहाँ से देखो यदि इसको समीकरण नंबर 1 ले लिया जाए तो dx किसके इक्वल आ जाएगा, k0 इंटू dt।
ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं इसका, क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, समाकलन करने से पहले एक चीज थोड़ी सी देखनी पड़ेगी अपने को। तो जो अपनी अभिक्रिया थी ए से उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर x क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, क्या है dx, सॉरी dx क्या है, सांद्रता में परिवर्तन है, dt क्या है, समय परिवर्तन है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है इस उत्पाद में जब टाइम t इक्वल टू 0 है, 0 सेकंड यानी अभिक्रिया शुरुआत हुई, उस कंडीशन में माना मैंने इसकी सांद्रता कितनी है, a, कितनी है, a है, और उत्पाद की कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि अभिक्रिया भी शुरू हुई है। अब मान लिया t इक्वल टू टी सेकेंड पर इसकी x सांद्रता है वो वियोजित हो रही है और उत्पाद की x सांद्रता बन रही है, तो यानी इसकी सांद्रता कितनी रह जाएगी, a माइनस एक्स, और इसकी कितनी बन जाएगी, x बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब यहां पर समीकरण नंबर इसको 1 दे दिया था, 1 पर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, तो यहां से अपना समाकलन करेंगे, आगे क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 का समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो इधर तो dx इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, इसका समाकलन तो नहीं होगा, तो k नोट अलग रख लिया और ये dt। तो dx का समाकलन यानी यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 का समाकलन क्या होगा, x। ठीक है, और यहां पर dt का क्या होगा, 1 है, यहां पर भी क्या होगा, t, और प्लस ये क्या आएगा, समाकलन में क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर c क्या है, एक कांस्टेंट है, इसको समीकरण नंबर दे दिया 2। अब यदि अपने को समाकलित वेग समीकरण लिखनी है तो इस c का मान भी निकालना पड़ेगा। अब मैं क्या ले रहा हूं स्टूडेंट, अब देखिए t इक्वल टू 0 ले तो x इक्वल टू 0 होगा, क्यों, अपन ने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, a से उत्पाद बढ़ रहा है कोई, तो t इक्वल टू 0 कंडीशन पे देखिए a, इसकी सांद्रता a ली, ये कितना था, 0, क्योंकि इनिशिएट हुई है विक्रिया भी। तो अब x वो सांद्रता होती है जो वियोजित हुई है, x वो सांद्रता है जो वियोजित हुई है। अब यहाँ पर कोई भी सांद्रता वियोजित नहीं हुई, t पर तो क्या था, x सांद्रता वियोजित थी और x इसकी बढ़ रही थी। ठीक है, लेकिन t इक्वल टू 0 पर x का मान कितना है, 0 है। ठीक है, यानी t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू क्या होगा, 0। इसका मान यदि अपन समीकरण 2 में रखेंगे तो 0 इक्वल टू k नोट इंटू 0 प्लस c, तो यहाँ से c इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, 0। ये था समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर 3 होगी। अब यदि समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में अपन रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू k नोट t प्लस 0। ठीक, और यहाँ से अपना t इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन k नोट। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। ठीक, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए लिख देना ऐसे, समीकरण 4 शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण को प्रदर्शित करती है। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक या वेग स्थिरांक की इकाई आपको पहले बताई थी, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक की इकाई क्या बताई थी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट पिछले लेक्चर में अपन ने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निकाला था। अब इसके लिए अपन ग्राफ बनाएंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो ग्राफ अपन बनाते हैं मैथ में, थोड़ा सा मैथ पढ़ा होगा, तो समीकरणों किस रूप में लेते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y तो y एक्सिस पर जिसको लेते हैं, x एक्सिस पर जिसको लेते हैं, m होती है वो ग्राफ की ढाल होती है, और c क्या होता है, अंतःखंड होता है। अब यदि इस समीकरण के लिए यदि बात करें तो यहाँ पर k नोट इंटू टी
इक्वल टू एक्स है, इस फॉर्म में ले लेते हैं। तो वहाँ यहाँ पर यदि अपन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लें तो y एक्सिस पर अपन x को ले रहे हैं। x वह सांद्रता है जो वियोजित हुई है, ठीक है। और अपन बना रहे ग्राफ वियोजित हुई सांद्रता और समय के बीच ग्राफ बना रहे हैं। तो x एक्सिस पर t को ले रहे हैं, तो k ग्राफ की क्या होगी, ढाल होगी। k किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा। तो ग्राफ अपना कुछ इस तरह का आएगा। x और t के बीच अपन ग्राफ बना रहे हैं। x वह सांद्रता है जो वियोजित हुई और t अभिक्रिया का शून्य कोटि अभिक्रिया का समय। तो यहाँ पर ग्राफ अब देखिए, यहाँ पर c का मान कितना है, 0 हो, कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। तो यानी ग्राफ का कोई अंतःखंड नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक। क्योंकि x है वो t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस कंडीशन में सीधा ग्राफ आएगा। और इस ग्राफ की जो ढाल होगी वो किसके बराबर होगी, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आएगा। तो जो ग्राफ की ढाल होगी, की ढाल tan थीटा किसके बराबर होगी, k नॉट के बराबर होगी। इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ है, ठीक है स्टूडेंट। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टी तो शून्य कोटि अभिक्रिया का समय होगा, एक्स वह सांद्रता जो वियोजित होगी, k नॉट होगी वो ग्राफ की क्या होगी, ढाल होगी, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब अपन देखेंगे शून्य कोटि जो अभिक्रिया है उसका अर्धायुकाल। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल। ठीक है स्टूडेंट। तो किसी भी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें अभिक्रिया आदि पूरी हो गई हो, अर्थात अभिकारक की आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो गई हो, ठीक है। अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय होता है जब अभिकारक की आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो गई हो। इसे टी हाफ से डिनोट करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अपन ने शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ी थी, तो उसमें एग्जाम्पल क्या लिया था, बी ए है उससे कोई उत्पाद बन रहा है, टी इक्वल टू 0 पर इसकी सांद्रता क्या ली थी, ए ली थी, और उत्पाद कितनी थी, 0 थी। अब टी हाफ हो जाएगा, टी इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा, अर्धायुकाल आ जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगी। इसकी आधी कितनी होगी, a/2, यानी कि a में से a/2 सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि अब इसकी सांद्रता कितनी बचेगी, a माइनस a/2, और इसकी कितनी बन जाएगी, a/2, यानी कि a माइनस a/2 होगा। यानी कि a में से यदि a/2 जाएगा कितना बचेगा, a/2, ठीक है, a/2। तो अपने पास शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या आया था, T इक्वल टू एक्स अपॉन के नो। अब x वह सांद्रता थी जो अभिकारक से वियोजित होकर उत्पाद में परिवर्तित हो रही, तो यहाँ पर x का मान कितना है, a/2 है। x वह सांद्रता थी जो वियोजित हो रही है, तो यहाँ पर x का मान कितना है, a/2। यानी इस समीकरण में, समीकरण नंबर 4 थी क्या, समीकरण 4 में x का मान कितना रखेंगे अपन, a/2 रखेंगे। तो समीकरण 4 में x का मान रखने पर x का मान कितना है, यहाँ पे a/2 है, ठीक है, a/2 है। तो यदि समीकरण 4 में मान रखेंगे a/2 x का, तो अपने पास अर्धायुकाल आ जाएगा। उसको लिखेंगे किससे, टी हाफ से, इक्वल टू a/2, x का मान कितना है, a/2, और k नोट पहले से था। तो शून्य कोटि अभिक्रिया है उसका अर्धायुकाल कितना आएगा अपने पास, टी हाफ इक्वल टू a/2 k नोट। अब इस पर
और एक जो समाकलित वेग समीकरण लिखी थी शून्य कोटि की अभिक्रिया, दोनों पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कोई भी दो कंडीशन दे देगा और आपको एक चीज निकालनी होगी। ठीक, हो सकती है कि आपको अर्धायु काल दे दे और फिर इस ए का मान पूछ ले। ठीक, कुछ भी पूछ सकता है, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं।